प्रस्तुत है कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखी कहानी 100 रुपये। मैंने 100 रुपये का काम किया था। मुझे 100 रुपये मिलने चाहिए, इसलिए मैंने सेठ से बात की। सेठ ने कहा 16 तारीख को आना। मैं 16 तारीख को गया। सेठ वहाँ नहीं था। इसका बुढ़ा मैनेजर, जिसकी चंदिया साफ थी और जिसका एक दांत बाहर निकला हुआ था और जो अपने असीस सटनट को किसी गलती पर डांट रहा था, मुझसे बड़ी शफ़क़त से कहने लगा, तुमने 100 रुपये का काम किया है, तुमको बराबर 100 रुपये मिलेंगे, मगर सेठ यहाँ पर नहीं है, कल आना। मैंने पूछा, अगर सेठ कल भी यहाँ नहीं हुआ तो? मैनेजर बोला, तो मैं इंतज़ाम कर रखूँगा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। मैंने दफ्तर से बाहर निकलकर 2 पिए का पूना पता, शकीली मसाला और हरी पत्ती वाला पान खाया। 2 पैसे में देसी काला कांडी और ठंडी वाला पान भी खा सकता था, और मलट्ठी लाल मसाला वाला पान भी, और बनारसी छोटा पत्ता, गीली डली और इलायची वाला पान, या मोहिनी तंबाकू वाला। मगर मैंने सिर्फ पूना पत्ता, शकीली मसाला और हरी पत्ती वाला ही खाया, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी और मेरी जेब में सिर्फ 1.5-2 आने थे, और ये पान जो मैंने खाया काफ़ी मोटा है और देर तक मुंह में रहता है। फिर मैं 1 आने का ट्राम का टिकट लिया और ट्राम में बैठकर मैंने ज़ोर से सेठ की बिल्डिंग की तरफ थूक दिया। दूसरे दिन फिर सेठ वहाँ नहीं था। उसके मैनेजर ने कहा, सेठ आज भी यहाँ नहीं है और फिर तुम्हारे हिसाब में कुछ गलती भी है। मुझे गुस्सा आया। मैं हिसाब कर चुका था। मैनेजर उसे 10 बार चेक कर चुका था, फिर भी कहीं गलती निकल आती है। मगर मैं कुछ न कह सका, क्योंकि मैनेजर का लहजा बहुत नरम था और इसका हर फिक्रा रेशम में लिपटा हुआ था। इसलिए मैंने भी नरमी से कहा, मेरा हिसाब तो बहुत साफ है। इतना कहकर मैंने अपनी खाकी पतलून की जेब से एक मेला पुर्जा निकाला और मैनेजर के साथ 11वीं दफ़ा तफसीलात चेक करने बैठ गया। इतने पैसे रेगमाल फेरने के, इतने पैसे रोगन के, इतने पैसे मजदूरी के। रेगमाल और रोगन की रसीदें मेरे पास थीं। मजदूरी पहले से तय हो चुकी थी। सेठ का फर्नीचर मेरी मेहनत से जगमग जगमग कर रहा था। मैनेजर ने कहा, हाँ हिसाब ठीक है, अच्छा कल आना। हाँ कल ज़रूर, मैनेजर ने चंद दिया तो सहलाते हुए कहा। बाहर आकर मैंने 2 पैसे का पान भी नहीं खाया, 1 आने का ट्राम का टिकट भी नहीं लिया और फिरोज शाह महत रोड से साइन तक पैदल गया। मगर दूसरे दिन मैं फिर सेठ के दफ्तर गया। आज दफ्तर में सेठ मौजूद नहीं था। मैनेजर भी गायब था। मैनेजर का असिस्टेंट चिंधियाई हुई आँखों से एक सिंगल चाय अपने सामने रखे हुए कुछ सोच रहा था। इसका चेहरा बहुत जर्द था, माथे के करीब सफ़ेद रुखसारों के करीब पीला और थोड़े के करीब मटीला सा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उनके चेहरे की हड्डियों पर खाल के बजाय मैले मैले पीले पीले कागज तराश के मुड़ दिए हों। मैं इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। असिस्टेंट ने प्याली से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मैंने पूछा, सेठ कहाँ है? वो बोला, सेठ अपने दूसरे दफ्तर गया हुआ है। और मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सेठ के तीसरे दफ्तर गया है। तो मुझे यहाँ 4थी मंजिल पर किस लिए बुलाया है? मैंने जरा गुस्से में तेज होते हुए कहा। असिस्टेंट ने चाय का आखिरी घूंट भी निकल लिया, आहिस्ता से बोला, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैनेजर अभी आता होगा, इससे बात कर लेना। मैं एक कुर्सी पर 10:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक बैठा रहा। पहले मैंने सोचा कि किसी शीशे का टुकड़ा लेकर सारे रोगन को उतारें दो जो मैंने इतनी मेहनत से इस फर्नीचर पर चढ़ाया था। फिर मैंने सोचा कि अपने दोनों हाथों से असिस्टेंट के नकली चेहरे से पीले पीले कागज़ के टुकड़ों को उतारता जाऊं, हत्ता कि अंदर की हड्डी नंगी हो जाए। मैंने सोचा, मैनेजर को जान से मार देना बेहतर होगा।
बहुत देर तक सेठ के लिए सजा सोचता रहा। आखिर ख्याल आया कि इसके सारे जिस्म पर बी नंबर की मोटी रेगमाल फेर दो, गा तो इसकी सारी खाल उधार कर नंगी हो जाएगी। भर मैनेजर आ गया, मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, मगर चेक मिला है 100 रुपये का, और अब 1:45 बज चुके हैं और 2 बजे तक बंद होता है बैंक, और बैंक यहाँ से 2 मील दूर है, और कल छुट्टी है और परसों इतवार है। मैंने मायूसी से कहा, हाँ। मैनेजर मुसर्रत से हाथ मिलते हुए बोला। मैंने बेहद रुखाई से कहा, चेक मुझे दे दो। 5 मिनट और चेक लेने में गुजर गए, क्योंकि चेक पर मेरा नाम गलत लिखा हुआ था। मोहम्मद सफ़ी के बजाय मोहम्मद रफ़ी लिखा हुआ था। चच मैनेजर ने कहा, बड़ी गलती हो गई। मोहम्मद सफ़ी के लिखते लिखते मोहम्मद रफ़ी लिखा गया, मगर कोई हर्ज नहीं। अब तुम सोमवार को आके नया चेक ले लेना। मैंने कहा, मगर ये वेवर चेक है, नाम की गलती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे नाम की रसीद ले लो और चेक मुझे दे दो। सोमवार को मैं कहाँ आऊँगा, कहीं और धंधा करूँगा। अच्छा ले जाओ, मैनेजर ने रुकते रुकते कहा। चेक लेकर बाहर आया तो 2 बजने में 2:45 थे। किसी सूरत पैदल चल के बैंक नहीं पहुँच सकता। 100 रुपये का चेक मेरे हाथ में था, मगर अभी कागज़ का पुर्जा था। उसे 100 रुपयों में तब्दील करने के लिए बैंक तक पहुंचना ज़रूरी था। 2 बजे से पहले सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी। मैंने फैसला कर लिया और चला कर टैक्सी। पीली छत और स्याह जिस्म वाली जूम से मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने अंदर बैठते हुए कहा, कावला देवी रोड के नाके पर चलो और ज़रा तेज़ चलो। जब कावला देवी नाके पर पहुंचा तो 2 बजने में 2 मिनट थे, मगर बैंक का लवी देवी रोड पर नहीं था। गो चेक पर यह लिखा था, मगर बैंक का लवा देवी रोड के नाके पर नजर न आया। तो एक दुकानदारों से पूछा, किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी। कोरिया में जंग तेज थी, भाव भी तेज जा रहे थे। किसको वार्निश करने वाले के 100 रुपयों की फिक्र थी। हार कर मैंने एक पंजाबी सुख हारमोनियम बनाने वाले की दुकान में घुस गया। आइए आइए, क्या चाहिए आपको? सरदार ने अपनी इस आरी को छोड़कर, जिससे वो लकड़ी काट रहा था, मुझसे मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा, सरदार मुझे वाजा नहीं चाहिए, मर्केंटाइल बैंक का पता चाहिए। बैंक पर तो लिखा है कालवा देवी रोड, और यहाँ कहीं नहीं मिलता। सरदार जी ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह वो बैंक साथ वाली गली में है, उधर से घूम कृष्टा बाजार से इस तरफ पुराने चांदी वाले मंदिर के पास। मैंने सरदार जी का शुक्रिया भी अदा नहीं किया, भागा वापस टैक्सी के पास। जब बैंक में पहुंचा तो 2:04 थे। उसूलन मेरा चेक क्लर्क को नहीं लेना चाहिए था, मगर मालूम होता है कि क्लर्क चेक पढ़ने के अलावा चेहरा पढ़ना भी जानता था। उसने खामोशी से चेक मुझसे ले लिया, फिर उल्टा करके देखा, मुझसे कहने लगा, इस पर दस्तखत करो। मेरा नाम सफ़ी था, लेकिन मैंने मोहम्मद रफ़ी लिखा। ये मोहम्मद रफ़ी कौन है? यहाँ कहाँ से आया था? कब पैदा हुआ? उसकी सूरत कैसी थी? इसके माँ बाप कौन थे? कौन जानता है। कुछ जिंदगियाँ ऐसी होती हैं जो चेक पर लिखी जाती हैं और चेक पर ही काटती जाती हैं। मैं टैक्सी वाले का चुकता करने लगा। 2 रुपये 2 आने। टैक्सी छोटी थी इसलिए मीटर बड़ा नहीं। टैक्सी बड़ी होती तो 5-7 रुपये खुल जाते। मैंने खुशी से इत्मीनान का सांस लिया। इतने में किसी ने आके मेरे साने पर जोर से हाथ मारा और कहा, कहो मेरे यार, बड़े टैक्सी में घूम रहे हो आज। मैंने घूम कर देखा, मेरा दोस्त इसहाक था। इसहाक बड़े खुलदे दिल का आदमी था। वो खुद तो अबरदे रहीमान स्ट्रीट के अंदर खोजे के मकान के एक तंग से कमरे में रहता है, और वहीं धंधा करता है जो मैं करता हूँ, यानी वार्निश का और पुराने फर्नीचर को फिर से नया कर देने का। लेकिन इसकी महबूबा मोहम्मद अली रोड और कराफोल्ड मार्केट के नाके पर एक अच्छे होटल में रहती है। मैंने देखा है, बड़ी खूबसूरत औरत है। बड़े बड़े सेठों के पास जाती है। ये इसहाक, इससे पहले उसके पास ड्राइवर था। इसहाक कोई काम पसंद नहीं आया
और वो इससे अलग हो गया। वो औरत उसको बहुत पसंद करती है, ये भी इसको चाहता है, मगर वो इसको अपने धरे पर लाना चाहती है और ये उसको अपने तरीके पर रखना चाहता है। दोनों में हमेशा लड़ाई होती है। भले ये इससे 10-12 रोज नहीं मिलता, फिर वो इससे मिलने आती है। ऐसे ही ये चक्कर चलता रहता है। कभी कभी इसहाक जब कोई मोटी रकम कमा लेता है तो उसे जाकर दे आता है और उसे एक लेक्चर भी झाड़ आता है। मगर जिस औरत के पास अच्छा होटल होगा, अच्छी जवानी, सेहत और खूबसूरती होगी और सोने चांदी वाले सेठ होंगे, वो वार्निश करने वाले इसहाक की बात क्यों सुनने लगी? सोचने की बात है यारों। मैंने इसहाक से पूछा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाओगे? वो बोला, हाँ भूखा तो मैं भी हूँ, चलो फ़िरोज़े काविये की दुकान पर। फ़िरोज़े काविये की दुकान से फारिग होकर इसहाक ने मुझसे 10 रुपये उधार लिए और अपने रास्ते पर चला गया। मुझे इसहाक को बहुत पसंद है। इसके पास हूँ तो ना नहीं करेगा, सबको खिलाए पिलाएगा और जब पैसे नहीं होंगे तो मेरे सिवा किसी से कर्ज नहीं मांगेगा। भूखा मर जाएगा मगर किसी से उधार नहीं लेगा। ऐसा दोस्त जो दुनिया में मेरे सिवा किसी से उधार ना ले कहाँ मिलता है। मुझे इसहाक की दोस्ती पर फक्र है। मैं जब भी इसहाक से मिलता हूँ एक अजीब सी खुशी, लापरवाही बच्चों की सी मुसर्रत महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे दिल में कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं, जैसे सारी दुनिया खिलौनों से भरी पड़ी है और इसके सारे बाजार मेरे लिए सजे पड़े हैं। बाज आदमियों में कुछ ऐसी ही ताकत होती है, बाज आदमियों में कुछ ऐसी ही बात होती है। इस वक्त इसहाक से मिलकर मेरा जी हल्का फुल्का हो गया। मैंने कराफोर्ड मार्केट से 2 सीप खरीद कर खाए, एक भिखारी को 2 आने दिए, वहाँ से चलता बोरी बंदर आ गया, लेकिन जेब में रुपए थे और अभी घर जाने को जीना चाहता था, इसलिए बोरी बंदर से हॉर्नबी रोड पर हो गया। हॉर्नबी की दुकानें मुझे बहुत पसंद हैं, ख़ास तौर पर उनके नुमाइशी दरीचे में आईने लगे हुए हैं और नियॉन की रोशनियाँ और कद-ए-आदम कांच की बड़ी बड़ी सफ़ाक सिलों के पीछे कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं। खूबसूरत टाइयाँ, मोजे, जराब, पतलून के कपड़े, मफलर, जूते। हर हफ्ते इन दरीचों के अंदर खूबसूरत चीज़ें बदल जाती हैं और पुराने डिज़ाइनों की बजाय नए डिज़ाइन आ जाते हैं। शाम को घर जाने से पहले मैं अक्सर हॉर्नबी रोड के नुमाइशी दरीचे देखा करता हूँ। जेब में पैसे हों या ना हों, इससे कोई गरज नहीं। मैं अक्सर अपना काम ख़त्म करके बोरी बंदर जाने के लिए हॉर्नबी रोड से गुजरता हूँ और एक दरीचे से नाक रगड़कर अंदर की खूबसूरत चीज़ें देखा करता हूँ। इससे मुझे इतना लुत्फ़ हासिल होता है जितना बचपन में नए खिलौने देखकर हासिल होता था। मैंने जेब में हाथ डालकर नए नए करारे नोटों को थपथपाया और बड़ी शान से एवान एड फ्रीजर के नुमाइशी दरीचों के सामने आ खड़ा हुआ। आहे, किस कदर खूबसूरत कमीज थी। बादामी रंग की साफ शफ़ाफ कमीज पर नीलियावर सुर्खधारियाँ। मेरा तो जी मचल गया। मैंने अपने कमीज के फटे हुए कॉलर को सहलाया। इस नीली और सुर्ख रंग की धारीदार कमीज को पहनकर मैं कैसा दिखाई दूंगा। मैंने तखल्लुफ़ में अपने आप को कमीज पहनकर कद-ए-आदम आईने के सामने देखा। वाह क्या ठाठ थे। और कमीज के दाम थे सिर्फ 30 रुपये। इससे दुगने रुपए उस वक्त मेरी जेब में थे। मैं कमीज खरीद सकता था, मगर कुछ और बेहतर देखने की खातिर आगे चला गया। अगले दरीचे में खूबसूरत साबुन थे, झाग वाले स्पंज और तौलिए, जिन्हें देखकर खुद ब खुद नहाने की ख्वाहिश पैदा होती थी। ये सब मैं खरीद सकता था। इससे अगले दरीचे में मर्दों के लिए सब खवाने के गाउन थे, भड़कीले रेशमी मुखन्नस गाउन, जिन्हें पहनकर वार्निश वाला भी मिस्र का पासा मालूम हो। 70 रुपये का गाउन और इससे ज़्यादा रकम मेरे पास थी। मैंने इस गाउन को अपने तकस्सुब में पहना और एक ईरानी गलीचे पर उड़ता हुआ दूर चला गया। हवा साफ थी, मेरे नीचे खूबसूरत बागों वाली ज़मीन घूम रही थी और हरी हरी दोआब। मैं एक शरीरी नाजुक इदाम नदी, एक पहाड़ी हसीना की तरह
धूप सैनिक रही थी। मैंने इस गलीचे को इस नदी के किनारे उतरने का हुक्म किया। गलीचा नदी के किनारे उतर आया और खुद ब खुद कहीं से एक सुराही आ गई और एक मरमरी हाथ और 2 आँखें और एक हुसैन चेहरा। फिर मुझे किसी ने टहुका क्या कर खत लहजे में बोला, आगे बढ़ो, अब किसी और को भी देखने दो, आधे घंटे से यहीं खड़ा है, ना लेना ना देना। मैंने मुस्कुराकर एवन एंड फ्रीजर के वर्दी पोस्ट गुलाम की तरफ देखा जो मुझे डांट रहा था और आगे चल दिया। बेचारे को मालूम था कि मेरे पास एक उड़ने वाला ईरानी गलीचा है और जेब में 70 रुपये से भी ज़्यादा की रकम है। मैं इस वक्त अंदर जाके इस गाउन को खरीद सकता था, मगर मेरा जी नहीं माना। हारून बी रोड पर इससे बेहतर भी कोई चीज़ होगी, आगे चलकर देखा जाए। इस वर्दी पोस्ट गुलाम को तो किसी वक्त भी शिकस्त दी जा सकती है। आगे चलता चलता बहुत सी दुकानें देखता भागता मैं जगदम्बा लाल पायल की दुकान पर पहुंच गया। यहाँ नुमाइशी दरीसे में कैमरे पड़े थे जिन्हें मैं खरीद सकता था। कैमरे खरीद के मैं इन फर्नीचरों की तस्वीर ले सकता था जो पुराने थे। मैंने सोचा ये कैमरा लेकर मैं इसहाक के पास जाऊंगा और इससे कहूँगा, चल आज तेरी और तेरी महबूबा की इकट्ठी तस्वीर ले लेंगे। मैंने अपना ईरानी गलीचा मंगवाया और कैमरा हाथ में लेकर सारे जहां की खूबसूरत मुनाजिर की तस्वीरें उतारने लगा। कैमरे के साथ जादू वैन पड़ी थी जिसमें देखने से तस्वीरें बिल्कुल अपनी गहराई के साथ नज़र आती हैं, यानी जैसे आदमी आपके सामने चल फिर रहे हैं और मकान आपके सामने हुबहू जैसे आपका। तस्वीर अपनी लंबाई चौड़ाई और मोटाई के साथ इतनी अच्छी दिखाई देती कि सिनेमा में भी इतनी अच्छी मालूम नहीं होती। बचपन में एक बड़ी सी जादू वैन हमारे मोहल्ले में लाया करती थी और हम लोग एक पैसा देकर तमाशा देखते थे। इस जादू वैन को देखकर मेरा दिल खुशी से कांपने लगा और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। काउंटर पर मैंने एक नौजवान से पूछा, ये जादू वैन कितने की है? 35.5 रुपये। नौजवान बड़ी खूबसूरत कमीज पहने था। इसके बाल घुंघराले और पीछे से घूमे हुए टी आयरन को रोशनी में नए फर्नीचर के वार्निश की तरह चमकते थे। इसके होंठों पर भी जवानी की वार्निश थी। इसके लबों पर एक मगरूर मुस्कुराहट थी जो सिर्फ चेक लिखते वक्त पैदा होती थी। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो अभी अभी दुकान में दाखिल हुई थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और एक मैले चेहरे वाला नासूदा गुजराती जो गालिबन इसका असिस्टेंट था मेरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि इसके चेहरे का वार्निश जगह जगह से उखड़ा हुआ है और उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा, जादू वैन मुझे दिखाओ। उसने जादू वैन में एक मुतब्बर फीता रखकर मेरा हाथ थमा दिया और मुझसे कहा, इसे घुमाते जाओ, यूं स्विच दबाकर नई नई तस्वीरें तुम्हारे सामने आती जाएंगी। मैंने बटन ऑन किया। टार्जन हाथी पर सवार सामने से चला आ रहा था। मैंने बटन दबा दिया। टार्जन आबशार में छलांग लगा रहा था। नीचे मगरमच्छ कितने खौफनाक मालूम हो रहे थे। मैंने बटन दबा दिया। फूलों के गजरे, फूलों के हार और फूलों के लहंगे पहने हुए हवाई जजीरे की लड़कियां नाच रही थीं। मैंने बटन दबा दिया। साहिल के रेत पर शराब और फल और बिस्कुट और खाने की चीज़ें एक शफ़ाफ़ तस्तरी में पड़ी थीं और एक औरत रेत पर आंख बंद किए बैठी थी। इसका मुंह मेरे इस कदर करीब था कि मैंने जल्दी से बटन दबा दिया। ईरानी गलीचा ज़मीन पर आ गया। मैंने गुजराती खारिस ज़दा क्लर्क से कहा, ये जादू वैन तो बहुत अच्छी है, मेरे बचपन की जादू वैन से 1000 दर्जे बेहतर है, कितने में दोगे? वो मुस्कुराए बगैर बोला, 35.5 रुपये की जादू वैन आती है। मुद्दू रंगीन तस्वीरें वाले फतीले 1 दर्जन उसके साथ लेने पड़ेंगे, 10 रुपये की ये होंगी। सेल्स टैक्स उसके अलावा 50 के ऊपर रकम जाएगी। मैं जब हाथ डालकर 10-10 के नए करे नोटों को थपथपाया, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इससे पहले मेरे दिल में जादू वैन के सिवा और कोई तस्वीर न थी।
लेकिन नोटों को हाथ लगाने से एकदम मुझे धचका सा लगा और बहुत सी तस्वीरें बटन दबाए बगैर मेरे सामने घूम गईं। एक बच्चा फटी हुई कमीज पहने गली के फर्श पर बैठा है और रो रहा है। मैंने पहचाना, मेरा बच्चा था। एक औरत की सलवार का पांचा दूसरे पांचे से ऊंचा है। इसकी ओढ़नी में इसके सर के उलझे हुए बाल बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। मैं समझ गया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। इसकी सूरत हर लम्हा बदलती जाती है, इसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता जाता है। कभी ये मालिक मकान का मैनेजर बन जाता है, कभी दूध वाले सेठ का नौकर, कभी बिजली वाली कंपनी का ओहदेदार, कभी पानी वाले दफ्तर का। मैंने बटन दबा दिया। अब मेरे सामने घर के फर्श पर एक खाली तस्तरी पड़ी थी, जिस पर एक गिलास औंधा पड़ा हुआ है। नोट मेरी जेब से बाहर निकले, फिर वहीं हाथ रह गए। खूबसूरत क्लर्क खूबसूरत लड़की को कैमरा बेचकर काउंटर पर वापस आ गया। मैं जल्दी से घूमकर दुकान से वापस जाने लगा। बाहर जाते जाते मैं जानता था कि वो क्लर्क अपनी बेहतरीन वार्निश शुदा मुस्कुराहट से मेरे फटे हुए कॉलर देख रहा है, मेरी खाकी जैन की पतलून देख रहा है, जिसके पीठ में 2 जगह टुकड़े सिले हुए हैं। मुझे मालूम था कि वो मुझ पर हंस रहा है। मैंने अच्छी तरह दांत पीस लिए, अच्छी तरह जेबों में हाथ डालकर नोटों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नुमाइशी दरीचों से निगाह उठाकर सीधा बोरीबंदी की तरफ चलने लगा। चलते चलते महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझसे सदैव धोखा किया है। किसी ने मुझे 100 रुपये देकर 200 छीन लिए हैं। इसके साथ ही मेरा ईरानी गलीचा और जादू बैन भी छीन ली है। किसी ने जोर से मेरे मुंह पर चपत मारी है। किसी ने मेरे हर नोट पर लिख दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। मेरे कदम भारी होते गए और मैंने महसूस किया कि मेरी मेहनत का हर नोट उदासी की एक लंबी जंजीर है, जिसे मैं खुद अपने हाथों से खींच रहा हूँ। पूरी बंदर पहुंचकर एकाएक मैंने फैसला किया कि मैं आज गाड़ी से अपने घर वापस नहीं जा सकता। आज पैदल ही बोरी बंदर से साइन जाऊंगा। बहुत रात गए। मैं थका मांदा अपने घर लौटा। मेरी बीबी मुस्तकफिर थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब उसने नोट देखे तो खुश हो गई, इसलिए वो मेरी उदासी का मतलब न समझ सकी। बोली, लेकिन ये क्या बात है, तुम आज खुश होने के बजाय उदास हो। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, जाने मन, आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुरा सके। वो बोली, मैं नहीं समझी तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा, जाने मन, मैं कह रहा हूँ कि अब पुराने फर्नीचर पर वार्निश करने से काम नहीं चलेगा। अब नया फर्नीचर लाना होगा।